हेलो टीम अल्फा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ये के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन हर साल जो आते हैं इसके अंदर। ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर को आने से पहले, पढ़ने से पहले आपको 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़े होने चाहिए, तो वहाँ के कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मेंशन होते हैं, यूज होते हैं। जैसे कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, कुछ कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे लगते ही लगते हैं। तो पहले आप वो पढ़ लें, आप वन शॉट देख सकते हैं। और या फिर उसे कॉन्सेप्ट किसी बुक से आप एक बार रिवाइज करके फिर चैप्टर की बैठे। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट में आते कौन कौन से ग्रुप है, एक तो आता है फर्स्ट ग्रुप और एक आता है सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल और सेकंड ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो दोनों दोनों मेटल्स हैं। ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं कि साइज की, अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं हम लोग, ऐसे जा रहे हैं हम लोग, हे लीना तरफ से फरियाद, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है। सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है, इट मीन जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बेसिक सी बात है, सेल का नंबर इंक्रीज करेगा तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सही बात है। और लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज करने से साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम जाने पे जो सेल का नंबर इंक्रीज करे इससे साइज होगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा, आयनेशन एंथैल्पी का एटॉमिक रेडियस से क्या रिलेशन होता है, तो आयनेशन एंथैल्पी का जो रिलेशन होता है वो एटॉमिक रेडियस से इन्वर्सली होता है। अब आयनेशन एंथैल्पी होती क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग बोलते हैं आयनेशन एंथैल्पी। तो बेसिकली क्या होता है, जब साइज इंक्रीज कर रहा है, समझिए इस बात को, साइज इंक्रीज कर रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो सेल का नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस से ज़्यादा बॉन्डिंग किसकी होगी, ज़्यादा अट्रैक्शन किसका होगा, इसका। दूसरे वाले का तीसरे इलेक्ट्रॉन का। ऑफकोर्स जो दूर है उससे अट्रैक्शन कम होगा। एक तो यहाँ पे दूरी है, और दूसरा कारण क्या है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आता है, शील्डिंग इफेक्ट भी आता है। तो उसके कारण क्या होता है, इन दोनों के कारण जितना साइज इंक्रीज करता है उतना न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण उसको रिमूव करना ईजी हो जाता है, हमको एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो साइज बढ़ने पर आयनेशन एंथैल्पी घट जाती है। तो एकदम यहाँ पे आप देखिए, जब टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो आयनेशन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, सॉरी इंक्रीज करेगी। अब हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कुछ बातें हैं यहाँ पे, मैंने पूरी एनसीईआरटी को कवर किया है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने ऑलरेडी पुट कर रखे हैं, तो एक बार उसे देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में मेमोराइज रहे। ठीक है, फर्स्ट चीज़ क्या है, अल्कली मेटल की बात करता है। अल्कली मेटल में कौन आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब लोग कुछ कहेंगे कि हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं आता अल्कली मेटल के अंदर। एक्चुअली हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ठीक है, तो अल्कली मेटल में उसको नहीं किया जाता। अब उसके बाद बात करें जनरल कॉन्फिगरेशन की, अल्कली मेटल क्या होती है। लिथियम का एग्जांपल ले लेते हैं। लिथियम का एग्जांपल क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s1, यानी NS1 कॉन्फिगरेशन है इसका। इसका कॉन्फिगरेशन क्या है, NS1। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो याद रखना है, लिथियम लाइटेस्ट मेटल है। बिल्कुल सही बात है, अगर डाउन द ग्रुप जाए तो हैवी मेटल मिलते जाएंगे, और लेफ्ट राइट भी जाएंगे तो भी हैवी हो रहा है मेटल। तो लिथियम जो है वो लाइटेस्ट मेटल है। दूसरी बात, सोडियम मोस्ट अबंडेंट अल्कली मेटल अर्थ क्रस्ट पे। अगर आपसे पूछ ले कोई अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा है, तो वो है सोडियम। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की। हाइड्रेशन एंथैल्पी होती क्या है, जब हम लोग एक गैसियस आयन को वाटर से रिएक्ट करवा के हाइड्रेट आयन बनाते हैं, इसमें जो लगती है एनर्जी उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो हमको याद रखना है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, इसके बारे में हम और बात करने वाले हैं आगे ऑलरेडी। ठीक है, याद रखना है क्या है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारी डिक्रीज करती है। ठीक है, अब ये देखिए, अल्कली मेटल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बात सही है, देख लेते हैं इस बात को। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं, और थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल मैंने एग्जांपल ले लिया LiF का। तो यहाँ पर क्या होगा, लिथियम इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा होगा, क्योंकि हमेशा मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो लिथियम अगर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन के गेन या इलेक्ट्रॉन के लॉस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो खुद को तो कर रहा है ऑक्सीडाइज, और दूसरे को कर रहा है रिड्यूस। तो दूसरे को रिड्यूस करते हैं उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो सीधी सी बात है, हमेशा मेटल्स क्या दिखाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे, इसीलिए हमेशा ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके बाद दूसरी बात करें, इनकी एक और रीज़न है रिड्यूसिंग एजेंट के, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। बिल्कुल सही बात, तभी तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर पाते हैं क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, और इलेक्ट्रॉन की रिमूव करने से, इलेक्ट्रॉन की रिमूव करेंगे दूसरा गेन करेगा, वो रिड्यूस होगा, इसीलिए ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखिए ये बात जो है, सीजियम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कैसे वर्क करता है,
समझिएगा। ऐसी प्लेट होती है फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट, उस पर सनरेज गिरती है, सॉरी, एक फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट होती है, उस पर सनरेज गिरती है और इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो होती है एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, जो प्लेट बनी हो वो ऐसी हो जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी वो प्लेट इजीली हमको इलेक्ट्रॉन दे देगी। तो सीजियम इसीलिए यूज किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, क्योंकि देखिए डाउन द ग्रुप आने से लास्ट यही आता है। तो नीचे आने के कारण इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा लो होती है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, इसीलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ किया जाता है। चलिए, अब मैंने एआई बेस्ड वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, वो मैंने ऐसा क्योंकि मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है मेमोराइज करने वाली हैं, तो बेटर रहेगा कि हम लोग उसको 2 बार देखें और 2 बार सुनें, ताकि वो चीज़ें एक बार में दिमाग में बैठ जाए। और दूसरी बात क्या होती है, जब चीज़ों को आप देखते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं तो वो चीज़ें ईजिली हो जाती है याद करने के लिए। ठीक है, चलिए बताइए कमेंट में क्या ये सही डिसीजन है या नहीं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। Decrease down the group. Hydration enthalpy. The hydration enthalpies of alkali metal ions decrease with increase in ionic sizes. Physical properties. All the alkali metals are silvery white, soft, and light metals. The melting and boiling points of the alkali metals are low, indicating weak metallic bonding. The alkali metals and their salts impart characteristic color. देखिए, जो अल्कली मेटल्स होते हैं, यहाँ पे जो 2-3 पॉइंट है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों तीनों पॉइंट, ध्यान दीजिएगा इन पे। एक तो फर्स्ट पॉइंट ये कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कली मेटल का, वो क्या होता है, वो होता है, लो होता है, क्योंकि उनके अंदर वीक मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। वीक मेटेलिक बॉन्डिंग पाने के कारण वहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। और जनरली सोचने पे ऐसा लगता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मेटल है तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड का केस है, इट मीन जब मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेता है, मेटल हाइड्राइड बन जाता है। तो जब कंडीशन रहती है मेटल हाइड्राइड की, तो इस कंडीशन में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नीट में आया हुआ, रिपीट कई बार रिपीट हुआ है। दूसरा ये वाला पॉइंट, द अल्कली मेटल देयर सॉल्ट्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। मतलब जब उसको यूज़ करते हैं फ्लेम के अंदर अल्कली मेटल्स को हम लोग, तो वो अलग अलग टाइप का कलर देता है। जैसे अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम क्रिम्सन रेड देता है, सोडियम येलो देता है, पोटेशियम वॉयलेट देता है, रुबीडियम रेड वॉयलेट देता है, सीजियम ब्लू कलर देता है। तो सब जो मेटल्स हैं वो अलग अलग टाइप का कलर देते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कई बार। ठीक है, चलिए आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। ठीक है, Considered low and decrease down the group. Hydration enthalpies of alks. Very white, soft, and boiling point impart character to chemical properties of alkali metals. The alkali metals readily react vigorously with halogens to form ionic halides M+, X-. The alkali metals react with water to form hydroxide and dihydrogen. The alkali metals dissolve in liquid ammonia, which are conducting in nature, giving deep blue solutions. The solutions are paramagnetic and on standing slowly liberate hydrogen, resulting in the formation of amide. At about 673 Kelvin. देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी बात करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट तो ये है कि अल्कली मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, या तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा या डाइहाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और दूसरी बात ये वाला पॉइंट, ये तो नीट में मान लीजिए आप हर 2 साल बाद 1 साल बाद रिपीट होता ही होता है। ये क्या पॉइंट है कि जब मेटल्स को, अल्कली मेटल को हम लोग लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व किया जाता है। ठीक है, जब अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व किया जाता है तो वो ब्लू कलर का सोल्यूशन देता है। ठीक है, ये आ चुका कई बार, पीछे रिएक्शन आगे हम लोग रिएक्शन में बताएंगे ढंग से दोबारा। ठीक है, और उसके बाद बात करें कि अल्कली मेटल के जो मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, देखिए यही बात मैं पहले ही बता चुका था कि मेटल हाइड्राइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो ज़्यादा होता है, जबकि अल्कली मेटल का, नॉर्मली बात की जाए अल्कली मेटल का, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ठीक है, तो याद रखिए पॉइंट्स, एक तो ये पॉइंट और एक ये और एक ये, 3 पॉइंट। ठीक है, चलिए। Alkali metals react with dihydrogen to form hydrides. All the alkali metal hydrides are ionic solids with high melting points. The alkali metals tarnish in dry air. They form oxides which in turn देखिए ये पॉइंट भी आप समझिए कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स क्या बनाते हैं, आइदर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। देखिए लिथियम जो है, इनकी बात हम तो दोबारा करने वाले हैं, लिथियम जो है वो ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम के नीचे वाले जितने भी हो सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम के नीचे वाले जितने भी हो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आप कैसे पहचानोगे कि क्या ऑक्साइड है, कौन सा पर ऑक्साइड है, कौन सा सुपर ऑक्साइड है, तो सीधे सीधे पहचान। जैसे ऑक्सीजन पे हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पे -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली रहता है। ठीक है, तो ऑक्साइड में हमेशा तुम्हें ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखेगा। पर ऑक्साइड में क्या दिखेगा, O2 जो है, O2 कंडीशन में दिखेगा आपको -2, O2 ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, O2 दिखेगा -2 कंडीशन में, यानी O की बात की जाए तो -1 होगा। उसके बाद अगर बात की जाए सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में जब आप देखेंगे तो O2 पर -1 रहेगा। ये पहचान है, ये आप अगर पकड़े चल रहा है तो पता चल जाएगा ऑक्साइड क्या है, पर ऑक्साइड क्या है और सुपर ऑक्साइड क्या है। ठीक है,
react with moisture to form hydroxides. They burn vigorously in oxygen to form oxides. The alkali metals are strong reducing agents, lithium being the most and sodium the least powerful. Uses of alkali metals. Alkali metals are widely used as table salt. Cesium atomic clock is used for most accurate time measurement. Lithium is widely used in rechargeable batteries, in cell phones, laptops and pacemaker. Liquid sodium is used as coolant in nuclear reactors. Potassium is used mostly to produce chemicals such as fertilizers for use in agriculture. Lithium is used to make electrochemical cells. General characteristics of the compound of alkali metals. Oxides and hydroxides. On combustion in excess of air, alkali metals form oxides, peroxide and superoxide. These oxides are easily hydrolyzed by water to form the hydroxides. The oxides and peroxides are colorless when pure, but the superoxides are yellow. ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सुपर ऑक्साइड होता है वो येलो होता है, बाकी जितने ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड ऑक्साइड और पेरोक्साइड होते हैं वो कलरलेस रहते हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये अच्छा पॉइंट है। Or orange in color. The superoxides are also considered low. अब हम लोग कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात कर लें, वैसे भी मोस्टली पॉइंट की बात होती है, लेकिन एक बार और रिपीट कर लेते हैं सारे पॉइंट, ठीक है। जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है अल्कली मेटल्स की, उनकी बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसकी बात मैं पहले ही कर चुका हूँ, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो जो साथ वाला एलिमेंट होगा उस पर इलेक्ट्रॉन गेन होगा। इलेक्ट्रॉन गेन होगा मतलब वो रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होगा मतलब ये स्ट्रॉन्ग दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दूसरी बात करें, लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड यानी ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। लिथियम ऑक्साइड मोनोऑक्साइड बनाता है इवन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन की एक्सेस भी कर देते हैं तो भी मोनोऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, और बाकी जितने भी हैं नीचे वाले वो सब क्या बनाते हैं, वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए करेक्टर की बात की जाए, बेसिक करेक्टर के हाइड्रोक्साइड इंक्रीज डिसेंडिंग द ग्रुप। अब जरा इस बात को समझिएगा, हालांकि ये बात तो आईनी में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। एसिड जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, बेस जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। देखिए बेस्ट कंसेप्ट समझने के लिए है तो दो तीन तरीके, लेकिन क्योंकि दो तीन साइंटिस्टों ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद हम लोग आयनिक में करने वाले हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। अभी देख लीजिए, जो भी एल्कली मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन आयनेशन एंथैल्पी घटती जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी होता जाएगा, यानी उनका बेसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है ये पॉइंट आपको। जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी हो जाएगा, बेसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। यही बात ये यहाँ पर इस पॉइंट में कह रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये पॉइंट, इसकी बात मैंने वीडियो में बताई थी आपको कि जब अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल जब अमोनिया के साथ डिसॉल्व किया जाता है, अमोनिया से जब भी डिसॉल्व करता है तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलता है हमें मेटल और अमोनिया का, ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट सारे सारे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। फ्लेम की बात करें, फ्लेम की बात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, कि जो सारे अल्कली मेटल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लेम देते हैं। जैसे लिथियम जो है वो क्या कर देता है, क्रिम्सन रेड, देखिए इस कलर का क्रिम्सन रेड कलर का जो है फ्लेम मिलता है। सोडियम येलो कलर की फ्लेम प्रोवाइड करता है, ठीक है। पोटेशियम जो है वो वॉयलेट कलर की फ्लेम देता है, ठीक है। रुबिडियम जो है वो पर्पल कलर की देता है, और जो सीजियम है वो स्काई ब्लू यानी वॉयलेट कलर की देता है, ठीक है। तो ये कलर जो है आपको याद रखना है डायरेक्टली। अब देखिए जब मेटल है रिएक्ट करता है वाटर से या फिर मॉइस्चर से तो क्या होता है, देखिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इजीली प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या बनेगा, थोड़ा बहुत तो ये लग ही जाता है। जैसे आपको पता है अल्कली मेटल पे जनरली चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है यानी तो +1 होता है, तो मान लीजिए इस पर +1 है। और अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर किसमें ब्रेक होता है, एक तो टूटता है H+ और OH- में। अब ये पॉजिटिव है तो उसके पास नेगेटिव आके लगेगा, तो जैसे OH का हम रिएक्शन करवाएंगे, देखिए इस पर एक नेगेटिव है, इस पर एक पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा LiOH, ठीक है। LiOH बनता है यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। लिथियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर यही प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। सोडियम का बना के देखिए, सोडियम इसी ग्रुप का है तो NaOH ही बनेगा, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी, बिल्कुल, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर जो होती है आयनेशन एंथैल्पी घटती जाती है, स्टेबिलिटी घटती जाती है। स्टेबिलिटी जब भी घटेगी तो रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये देखिए इसकी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि लिथियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड देता है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये बात आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाए, ठीक है। सोडियम जब रिएक्ट करता है तो परऑक्साइड बनाता है, और जब सारे नीचे के पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। पहचान क्या ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड की? ऑक्साइड की पहचान यही है कि आपको ऑक्सीजन पे आपको ऑक्साइड में -2 चार्ज मिलेगा, फिर O2 पे अगर -2 मिल रहा है तो परऑक्साइड, ऑक्सीजन और O2 पे, ठीक है। और O2 पे -1 मिल रहा है तो सुपर ऑक्साइड, ठीक है। इन पॉइंट को पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपनी एनिमेटेड वीडियो पर, ठीक है। प्लीज फोकस रखिएगा, ठीक है। मूव करते हैं। All the alkali metals. Lithium has high polarizing power, due to which it is easily soluble in organic solvents.
Lithium has exceptionally small size of atom and ion. Lithium has higher melting point and boiling point than the other alkali metals. Lithium hydrogen carbonate is not obtained in the solid form. Lithium nitrate gives. ये देखिए कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज है, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज जो है लिथियम की, इनकी बात हम लोग कर रहे हैं। लिथियम जो है वो बेसिकली पूरे ग्रुप से ना थोड़ा अलग बिहेव करता है। जैसे कि ये लीस्ट रिएक्टिव है बट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। हमको पता है जब डाउन द ग्रुप जाता है रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, तो जो सबसे ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। बेसिक सी बात है ये तो लिथियम जो है लीस्ट रिएक्टिव है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए क्योंकि इसके पास छोटा साइज है, प्लस प्लस वन चार्ज है, उसकी हाई पोलराइजिंग पावर होती है। पोलराइजिंग पावर क्या होती है इसके बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कर चुके हैं। फाई क्या होता है? फाई होता है चार्ज बटे चार्ज अपॉन साइज। तो लिथियम का साइज जो है वो तो छोटा है और चार्ज सबके बराबर ही है, इसीलिए इसकी फाई की वैल्यू जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लिथियम की पोलराइजिंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर बात करें लिथियम हायर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्शनली बात है ये तो। देखिए साइज तो बढ़ता है तो क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनली क्या है कि लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है अदर अल्कली मेटल से। ठीक है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म, ये सब पॉइंट कोई खास नहीं है। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट अच्छा है, लिथियम नाइट्रेट गिव लिथियम ऑक्साइड ऑन हीटिंग। अगर लिथियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं तो वो लिथियम ऑक्साइड देगा। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गैस देगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। एक मिनट, अब हम अगर बात करते हैं एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़ की, तो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम की बात कर लेते हैं। इनकी बात हम लोग कर चुके हैं, साइज छोटा है और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। ओके, ये तो कोई बात ही नहीं है, पहले हम लोग कर चुके डिस्कस चीज़ को। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि लिथियम और अदर अल्कली मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, दोनों अलग अलग। अगर अदर मेटल की हम लोग बात करें, अल्कली मेटल की, तो क्या होता है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्राइड बनाता है। लेकिन जो ये मेटल हाइड्राइड, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो इस पेज में हम लोग बात करने वाले हैं कि सारे मेटल हाइड्राइड जो होंगे वो अनस्टेबल होंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन लिथियम हाइड्राइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये एक्सेप्शन पॉइंट है लिथियम का, फर्स्ट एक्सेप्शन पॉइंट। सेकंड एक्सेप्शन पॉइंट कि अदर जो अल्कली मेटल्स होते हैं सोडियम से लेकर सीजियम तक, वो सारे हेलोजन के साथ जो बनाते हैं, तो वो जो सॉल्ट बनाते हैं, ये सॉल्ट जो होता है इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। लेकिन जब लिथियम का सॉल्ट बनता है, ये लिथियम का सॉल्ट बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ये भी एक्सेप्शन पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कि सभी के सभी मेटल हाइड्राइड जो होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़ के जितने भी सारे मेटल हाइड्रोक्साइड अल्कली हाइड्रोक्साइड है वो सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये आपको बेस डायरेक्टली याद रखें, जितने भी अल्कली मेटल है उनके साथ आप OH लगा दीजिए और वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये यूज में आएगा आयनिक के अंदर। ठीक है, मैं आयनिक के अंदर दोबारा रिपीट करूंगा चीज़ को, बट अभी आप इस चीज़ को याद रखें कि अल्कली मेटल के साथ अगर हाइड्रोक्साइड है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस है एक्सेप्ट लिथियम LiOH। थर्ड एक्सेप्शन पॉइंट। और क्या बात है, चौथी पॉइंट, ये तो हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं कि लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड, उसके बाद जो बाकी सब है वो सोडियम जो बनाता है परऑक्साइड, और बाकी सारे नीचे क्या बनाते हैं सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ये एक्सेप्शन पॉइंट जितने भी होते हैं ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनको तो आप हमेशा देखते जाएंगे पेपर से पहले एक बार। Lithium and magnesium. Both LiCl and MgCl2 are soluble in ethanol. Both do not form solid hydrogen carbonates. These carbonates decompose easily on heating to form the oxides. ये बातें हो रही है डायगोनल रिलेशनशिप की, इसकी बात हम लोग आगे करने वाले हैं। लिथियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज हैं काफ़ी सेम जाती हैं क्योंकि इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, And CO2. Both react slowly with water. Their oxides and hydroxides are much less soluble, and the hydroxides decompose on heating. Both are harder and lighter than other elements in their respective groups. Some important compounds of sodium. Sodium carbonate. Another name of sodium carbonate is washing soda. It is prepared by solvay process. In this process, sodium hydrogen carbonate gets precipitated in the reaction of sodium chloride with ammonium hydrogen carbonate. The equations for the complete process are: देखिए ये जो है यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, वॉशिंग सोडा जो बनाया जाता है वो जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, ये है सॉल्वे प्रोसेस का पूरा तरीका। एक जो होता है जहाँ पे अमोनिया एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, एक है कार्बोनेटिंग टावर जहाँ पे क्या कहते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज जो आप देख रहे हैं ये रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर। NH2CO3 H2 + CO2 जो होता है यहाँ मिक्स होता है और इससे जो होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट रेडी करके दूसरे वाले टावर दिया जाता है। हालांकि ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये NCERT का फिगर नहीं है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन रिएक्शन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे आगे हम लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, sodium chloride. Crude sodium chloride generally obtained by crystallization of brine solution. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है जिसे हम नमक भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, ये जो है ये जिस प्रोसेस से मिलता है उसमें क्या होता है हमको क्रूड ब्राइट सॉल्यूशन मिलता है जिसके अंदर हमको इंप्योरिटीज़ मिलती हैं। कुछ इंप्योरिटी क्या क्या है, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बारे में हम लोग और अच्छे से डिस्कस आगे भी करने वाले हैं, लेकिन इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड मिलता है किससे, क्रूड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Contains sodium sulfate, calcium chloride, and magnesium chloride as impurities.
The crude salt is dissolved in minimum amount of water and filtered to remove insoluble impurities. Hydrogen chloride gas saturates the solution and crystals of pure sodium chloride separated out. Sodium hydroxide. Another name of sodium carbonate is caustic soda. Sodium hydroxide is commercially prepared by the electrolysis of sodium chloride in Kastner-Kellner cell. A brine solution is electrolyzed using a mercury cathode and a carbon anode. Sodium metal discharged at the cathode combines with mercury to form sodium amalgam. देखिए ये जो पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। अब ये कॉस्टिक सोडा की प्रोसेस है, ये किससे बनती है, कास्टर-क्लैनर प्रोसेस से, ठीक है, कास्टर-क्लैनर सेल से बनती है। इसके बहुत पॉइंट है जो नीड में रिपीट होते रहते हैं आमतौर पर, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये कि इसमें जो कैथोड है और एनोड है वो किस चीज़ की है, तो कैथोड जो है वो मरकरी की है और एनोड जो है वो है कार्बन की है। तो सोडियम मेटल जो है वो लगातार इसमें डिस्चार्ज होता रहता है और क्या बनाता है, सोडियम अमलगम बनाता है। देखना कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, सोडियम जो है वो लगातार ब्रेक हो रहा है और सोडियम अमलगम की फॉर्मेशन करता है, NaHG की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी एनोड की प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो एनोड की प्रोसेस देखिए यहाँ पर। एनोड पे क्या होता है, क्लोरीन जो है वो ब्रेक होती है क्लोरीन में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लूज करती है वहाँ भी। The amalgam is treated with water to give sodium hydroxide and hydrogen gas. तो सोडियम अमलगम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है, NaOH की फॉर्मेशन करता है और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, और फिर जो वो सोडियम अमलगम जो कि कैथोड पे बना था वो क्या करता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा को बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर देखिए जो सोडियम अमलगम है यहाँ से आया और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज की गई, ठीक है। Sodium hydrogen carbonate. Another name of sodium carbonate is baking soda. It decomposes on heating to generate bubbles of carbon dioxide. It is made by saturating a solution of sodium carbonate with carbon dioxide. The white crystalline powder lithium. देखिए वो जो सारी बातें अभी हुई थी उनको मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ ताकि वो चीज़ें जो है एक बार दिमाग में सिंक कर दें। थोड़ा बहुत आइडिया आपके दिमाग में पहले ही हुआ होगा, अब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एक बार और। देखिए सबसे पहली बात, सोडियम कुछ हम लोग कंपाउंड की बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो Na2CO3.NH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। पहले तो आपको ये नाम ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। Na2CO3.NH2 क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। किस प्रोसेस से बनाते हैं इसको, सॉल्वे प्रोसेस से। किस प्रोसेस से बनाते हैं इसको, सॉल्वे प्रोसेस से। दोबारा बोलते हैं वॉशिंग सोडा को बोलते हैं Na2CO3.NH2 और किस प्रोसेस से बनाते हैं, सॉल्वे प्रोसेस से। उसके बाद अगर प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं इसकी, तो प्रिपरेशन कैसे होती है, पहले अमोनिया जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, NH4HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। फिर वो NHCO3 NaCl को बना के फिर से सोडियम बाइकार्बोनेट प्योर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम लोग बेकिंग सोडा ही बोलते हैं, ठीक है। अगर बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन बात की जाए तो यही रिएक्शन वहाँ पे यूज़ में आएगी। याद रखना है आपको, यही वाला जो पॉइंट है, ये बेकिंग सोडा यानी NaCO3 की प्रिपरेशन पॉइंट के अंदर आएगी। अभी जो बेकिंग सोडा जो बना हुआ था इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग डाल देते हैं, जैसे आपने देखा होगा इडली वगैरह में, जहाँ पे हम लोग चीज़ को बफ करना होता है तो उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं, वहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है और वहाँ पे क्या छेद से हो जाते हैं और जिससे वो चीज़ जो होती है क्या कहते हैं, थोड़ी फूल सी जाती है। तो बेसिकली हम लोग इसलिए बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं ताकि उसको थोड़ा सा पफी कर सकें, थोड़ा सा उसे फुला सकें, ठीक है। और जो बात करें, थोड़ा एंटीसेप्टिक जैसा भी काम होता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक वर्क करता है ये, ठीक है। बेकिंग में यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, क्योंकि CO2 रिलीज करता है किसी जगह पे, ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे कम हो जाती है तो आग जो होती है वो बुझ जाती है वहाँ पर, ठीक है। यानी वो एक तो प्रॉपर्टी की समझ में आ गई सोडियम बाइकार्बोनेट की, ये हमेशा CO2 गैस को रिलीज करता है। अब यहाँ पर देखिए आप, सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसने क्या किया, Na2CO3 बनाया और CO2 गैस को रिलीज कर दिया। इसी की बात हम लोग इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको हम लोग हर जगह यूज़ करें, चाहे वो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ कर रहे हैं उसको, चाहे हमसे क्या कहते हैं बेकिंग सोडा में यूज़ कर रहे हो बेकिंग करने के लिए, इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि CO2 गैस को रिलीज करता है, ओके। अभी देखिए Na2CO3 है, उसे जब हम लोग 10 वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बना देता है वॉशिंग सोडा। ये चारों रिएक्शन आपको याद रहनी चाहिए। अब इसको क्यों याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, चाहे वो सॉल्व प्रोसेस हो चाहे कास्टर-क्लैनर प्रोसेस हो, तो आपको चारों रिएक्शन याद रखिए। पहले क्या हुआ, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट किया, NH4CO3 बना। फिर क्या हुआ, अब फिर क्या हुआ, सोडियम NH4CO3 जो हुआ वो NaCl के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का काम क्या है, बेकिंग सोडा का काम है कि ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, बेकिंग में काम आता है और थोड़ा बहुत एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे ही हम लोग रखते हैं, ये हमेशा क्या काम करता है, CO2 गैस को रिलीज करता है और बना देता है Na2CO3। Na2CO3 को जैसे हम वाटर से कर देंगे तो वॉशिंग सोडा हमको मिल जाएगा। ये आप 2-3 बार खुद रिपीट कीजिएगा इस पॉइंट को, ताकि आपको ये एक बार में लर्न हो जाए चारों रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आ गए सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। और इसका मोस्ट अबंडेंट सोर्स क्या है, आपको हमको पता है, नमक कहाँ से मिलता है, समुद्र से मिलता है, सी वाटर से मिलता है। तो मोस्ट अबंडेंट सोर्स क्या है सोडियम क्लोराइड का, वो है सी वाटर,
ठीक है, सी वाटर है विच कंटेन्स 2.7 to 2.9% मास ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सी वाटर में आपको इतना जो सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जब हम लोग नमक निकालते हैं पानी में से तो कोई प्योर फॉर्म में नहीं निकलता, वो क्रूड सॉल्यूशन के रूप में मिलता है, उसमें काफ़ी इंप्योरिटीज रहती है। इंप्योरिटीज की बात करें तो क्या क्या इंप्योरिटीज याद रखना है। क्रूड ब्रांड सॉल्यूशन में जो होता है, सोडियम क्रूड सॉल्यूशन में क्या क्या इंप्योरिटी मिलती है, CaCl2। इसके बाद पहले का जो कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और MgCl2, इन चारों को याद रखना ही रखना है। ये तो जो है नीट में मान लीजिए 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन सीधे सीधे। ठीक है, इसको तो आपको याद रखना ही है सारे सारे। ठीक है, उसके बाद बात करें जो NaCl क्रूड सॉल्ट है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फिल्टर इन सॉल्युबल इंप्योरिटी, इसमें कोई खास बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन जब सैचुरेट होता है तो आपको किसके क्रिस्टल देखने को मिल जाएंगे क्रूड सॉल्यूशन में, NaCl सेपरेट हो जाएगा, CaCl2 MgCl2 बीइंग मोर सॉल्युबल देन NaCl रिमेनिंग सॉल्यूशन। तो देखिए ये जो होता है NaCl, ये तो सेपरेट हो जाता है और ये दोनों ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, इसमें भूल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसकी हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं, कैसे क्रिस्टल सेल से हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड को निकालते हैं। Na जिसका कॉमन नेम है, और इसे क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल लीजिए, कॉस्टिक सोडा बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, और इसको बनाया जाता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैसनर क्लेनर सेल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एनोड के अंदर क्या होता है, जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और क्लोरीन ठीक है, और कैथोड क्या करता है, सोडियम के साथ जो वो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उससे जुड़ जाता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे और सोडियम बना लेता है, और सोडियम अमलगम की फॉर्मेशन होती है। ये आपको याद रखना है। एनोड किसका है, कैथोड किसका है, इसकी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। जो कैथोड होती है वो होती है मरकरी की, और जो एनोड होता है वो किसका होता है, कार्बन का। याद रखना, ये चीज़ पहले ही मैं बता चुका हूँ कि एनोड जो है वो कार्बन का है और कैथोड जो है वो मरकरी का है। ठीक है, उसके बाद जो सोडियम अमलगम बनता है उसको वाटर सिलेक्ट करवाएं और NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको सारा सारा दोबारा 2 या 3 बार रिपीट करना है खुद को बैठे, ताकि आपको एक बार में लर्न हो जाए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। Sodium and potassium are essential to all organisms. Their monopositive ions are structure promoters for both polynucleic acids and proteins. Potassium is an important enzyme activator and plays an important role in nerve action and cardiac function. Potassium is required in the cell glucose metabolism and protein synthesis. Sodium is relatively harmless except in excessive amounts. Potassium is moderately toxic to mammals when देखिए यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें सोडियम पोटेशियम के यूजेस पता है, जनरल यूजेस हैं सारे के सारे। एक तो सोडियम पोटेशियम जो होता है वो असेंशियल ऑर्गेनिज्म के लिए असेंशियल न्यूट्रिएंट है। ठीक है, दूसरी बात करें कहाँ का मिल जाएगा, सोडियम न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिल जाएगा, पोटेशियम और प्रोटीन के अंदर मिल जाएगा। यहाँ तो आपको देखने को सोडियम पोटेशियम मिल ही जाता है। पोटेशियम बहुत ज़्यादा जरूरी है कई एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट भी अच्छा है, ये बस आपको जनरली याद रखना है। ठीक है, सेल ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है, सोडियम जो रिलेटिवली हार्मलेस कम होता है। ये सारे पॉइंट बस जनरली आपको दिमाग में रखना है। ये वाला पॉइंट थोड़ा अच्छा है पोटेशियम वाला। पोटेशियम जो होता है मॉडरेटली टॉक्सिक होता है मैमल के लिए अगर उसे इंटरवेनसली दिया जाए तो, व्हेन इंजेक्ट इंटरवेनसली इस अदर ये थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है, अदरवाइज ये हार्मलेस होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अच्छा है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम लोग आगे डायगोनल रिलेशनशिप पे। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि जो दूसरे और तीसरे ग्रुप वाले, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले हैं, उसमें जो सेकंड और थर्ड पीरियड वाले लोग हैं उनके जो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैच करती हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए आप, जितनी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं लिथियम और मैग्नीशियम की काफ़ी मैच करती हैं, ऐसे ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम की काफ़ी मैच करती है, ऐसे ही बोरोन और सिलिकॉन की मैच करती है, ऐसे ही कार्बन और फॉस्फोरस की मैच करती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक डायगोनल बन रहा है इन दोनों के बीच में, और जिनके बीच में डायगोनल बन रहा है उनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मैच करती है, इसलिए इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप बनता है हमेशा सेकंड और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, चलिए जैसे आप लिथियम और मैग्नीशियम की बात देख लीजिए। लिथियम केवल इकलौता ऐसा था पूरे ग्रुप के अंदर जो कि एक वीक बेस था। सेम MgOH2 भी एक वीक बेस होता है। लिथियम हार्ड होता है, मैग्नीशियम भी हार्ड होता है। लिथियम डेलिक्विसेंट होता है, सेम ये भी डेलिक्विसेंट होता है। ठीक है, लिथियम जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज हो जाता है। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है फॉर्मेशन कर देता है, और मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर सकता है। देख रहे हैं आप, सारी प्रॉपर्टी लगभग सेम है। ये प्रॉपर्टीज बस एक बार दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब भी सवाल आएंगे इसमें किस टाइप के सवाल नहीं पूछता है, डायरेक्टली पूछता है कौन कौन से हाइड्रोजन कार्बोनेट बना सकते हैं। तो वहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, आपको LIMG एक साथ दे रखे होंगे। ठीक है, तो ऐसे जब डायगोनल रिलेशनशिप में याद रखें कि इनके बीच में होता है तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें कि इनके अंदर क्या होता है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में भी होता है। देखिए इनके पैरामीटर्स देखिए, जैसे कोवेलेंसी की बात करें तो दोनों कोवेलेंट फॉर्मेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें एसिड से रिएक्ट करें, दोनों जो होते हैं एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हाइड्रोक्साइड के साथ, ये भी एक 2- चार्ज लेके बेरिलियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, सेम एल्यूमिनियम भी ऐसा ही करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट लगभग हैं, आपको बस एक बार देख लेने और दिमाग के अंदर रखना है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपनी एनिमेशन वीडियो पर। ठीक है, properties. These elements do not impart any color to the flame. They are silvery white, lustrous and relatively soft but harder than the alkali metals. They have high electrical and thermal conductivities. The melting and boiling points of these metals are higher than the corresponding alkali metals due to smaller sizes.
Chemical properties of alkaline earth metals. Beryllium and magnesium are kinetically inert to oxygen and water. Magnesium is more electropositive and burns with dazzling brilliance in air. Calcium, strontium, and barium are instantly react with air to form the oxide and nitride. They also react with water, even in cold, to form hydroxides. All alkali metals except beryllium combine with hydrogen upon heating to form their hydrides. They are strong reducing agents. They combine with halogen at elevated temperatures, forming their halides. They readily react with acids, liberating dihydrogen. They dissolve in liquid ammonia to give deep blue-black solutions, forming ammoniated ions. Uses of alkaline earth metals. Beryllium is used in manufacturing of metal alloys, adding strength, durability, and temperature stability. Magnesium is a strong and light metal and used to manufacture airplane parts and car engines. Calcium is used in glass, paper, food, pharmaceutical and cosmetic industries. Strontium is used into fireworks and flares. It is also used as a glass additive. Barium is used as a lubricating mud in drill operations and taken as a chalky liquid to silence stomach aches and intestinal problems. General characteristics of the compound of alkaline earth metals. Oxides and hydroxides. The alkaline earth metals burn in oxygen to form the monoxide, which has rock salt structure. The enthalpies of formation of these oxides are quite high. Therefore, they are very stable to heat. Oxides of these elements are ionic in nature, except BeO. All these oxides are basic in nature, except BeO, and react with water to form sparingly soluble hydroxides. The solubility, thermal stability, and the basic character of these hydroxides increase with increasing atomic number. These hydroxides are less basic and less stable than alkali metal hydroxides. Halides. The alkaline earth metal halides are ionic in nature. Beryllium halides are essentially covalent and soluble in organic solvents. Beryllium chloride has a chain structure in the solid state. The properties. अब हम लोग आ गए हैं अगला अर्थ मेटल की प्रॉपर्टीज पे, जिनकी बात ऑलरेडी वीडियो में हो चुकी है। मैं उसको और जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल की हम लोग बात करते हैं, पहली बात इनका चार्ज क्या होता है, +2 रहता है, क्योंकि इनके 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में रहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग बेरिलियम का, तो बेरिलियम में क्या होता है, कॉन्फिगरेशन 1:2:2। जैसे पहला शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है, होने के चाहिए 8 होने चाहिए, बट 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करने की कोशिश करता है ताकि ये स्टेबल फॉर्मेशन में पहुंच जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा यानी +2 चार्ज आएगा इस पर, ठीक है। जनरली जो होता है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये अल्कलाइन जो होते हैं काफ़ी जो होते हैं सिल्वरी होते हैं, वाइट होते हैं, लस्ट्रस होते हैं और सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल। अल्कली मेटल के मुकाबले थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी जो क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो अल्कली मेटल से ज़्यादा होती है। उसके बाद बात करें बेरिलियम को यूज़ किया जाता है एक्सरे ट्यूब में, ठीक है। ये सारी एनसीईआरटी लाइन है तो सारी इंपॉर्टेंट होती है अपने मन में, ठीक है, अपने पोजीशन पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी सारी। अब अगर बात करें बीई एमजी की जो होती हैं, जो मैन्युफैक्चर पॉइंट्स हैं, देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बीई और एमजी जो है ये यूज़ किया जाता है एलॉय बनाने के लिए, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, और ये एंट एसिड की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन में। उसके बाद बात करें MgCO3 जो होता है टूथपेस्ट का अंदर का इंग्रेडिएंट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है। कैल्शियम बेरियम रिमूव फॉर कैल्शियम और बेरियम जो है इनका यूज़ किया जाता है, जो वैक्यूम ट्यूब है उसमें से जो भी ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है उसकी जो रिएक्टिविटी करवा के उसे गायब कर देता है, रिमूव कर देता है एयर सारी को, ठीक है। उसके बाद की बात की जाए रेडियम जो है, रेडियो वो है आइसोटोप है, तो ये रेडियो थेरेपी में यूज़ किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। कॉपर और बेरिलियम जो है वो जो एलॉय का यूज़ किया जाता है स्प्रिंग्स में, ठीक है। मैग्नीशियम एलॉय यूज़ किया जाता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट के अंदर, ठीक है, ताकि इसका जो वेट हो वो लो हो जाए। और मैग्नीशियम को यूज़ किया जाता है फ्लैश पाउडर में, ठीक है। और कैल्शियम का यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड, कैल्शियम का यूज़ किया जाता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड बना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जनरल एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जनरली पॉइंट है सारे सारे, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने, जनरली थोड़े बहुत पॉइंट हैं। जो बेरिलियम है वो हॉट स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। जनरली हमको बात ही पता ही है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, जो रिएक्टिविटी होती है वो एलिमेंट्स की जो होती है इंक्रीज करती जाती है। देखिए पहले हॉट वाटर कर रहा है, हॉट स्टीम से, फिर हॉट स्टीम से मैग्नीशियम भी कर रहा है, उसका कैल्शियम रूम टेम्परेचर पे करने लगा और उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं वो तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये लोग रिएक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी तभी कोल्ड वाटर से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, शुरुआत में स्टीम से कर रहे थे, उसके बाद नॉर्मल वाटर से करने लगे, उसके बाद कोल्ड वाटर से भी करने लगे। अब देखिए एनोमोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का भी कुछ जैसे लिथियम जैसा हाल है, जैसे लिथियम पूरे ग्रुप में अलग बंदा बन के घूम रहा था, सारी चीज़ें अलग ही थी उसकी,
सारे एलिमेंट के मुकाबले। वैसे बेरिलियम का भी हाल है, बेरिलियम की भी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के मुकाबले थोड़ी सी अलग है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही अलग है। जैसे बेरिलियम की बात की जाए, बेरिलियम हार्ड मेटल है, बाकी सारे अल्कलाइन कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद की जाए बात बेरिलियम की, तो ये लीस्ट मेटेलिक है क्योंकि एक कोवलेंट फॉर्मेशन करता है, जिससे जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नीचे की ओर जब साइज बढ़ता है कटायन का, कोवलेंट स्मॉल कटायन, लार्ज अनायन, और जब लार्ज कटायन होगा तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कटायनिक जो आयनिक करेक्टर वो बढ़ता जाता है, यानी ऊपर की ओर कैसा करेक्टर होगा, कोवलेंट करेक्टर। इसीलिए यहाँ पे दिखा भी रहा है कि बेरिलियम का जो करेक्टर है कोवलेंट है कि नहीं। ये बात मैंने सारी सारी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कर रखी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, वो घटता जाता है, ठीक है। हाईएस्ट किसका होगा, हाईएस्ट होगा बेरिलियम का इस बार भी। अब देखिए इसकी जो एम्फोटेरिकल कैरेक्टरिस्टिक बता रखी थी मैंने पहले भी उसके अंदर बता रखी है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जनाबे आली, पंजाबी, सॉन्ग, गाया करो, ये सब एम्फोटेरिक बनाते हैं। वैसे मैंने एक चीज़ बता रही थी, तो मेटल जो होते हैं वो जब ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसके नीचे के सारे बेसिक हैं, बट ये जो है बेरिलियम जो है, ठीक है, ये एम्फोटेरिक है। ये ट्रिक आप याद रखिए, इससे सारे आपको एम्फोटेरिक मिल जाएंगे सभी ग्रुप के, ठीक है। बाकी देखिए जितने भी ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, मेटल के, मेटल ऑक्साइड बेसिक एमओबी, ये भी ट्रिक मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बता रखी है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे। अब कुछ फैक्ट्स की बात करें जो कि बहुत ज़रूरी है। अब ये जो 9 फैक्ट्स हैं, इससे तो मतलब मान लीजिए ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की एक एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर। चलिए इनकी बात कर लेते हैं एक बार। जैसे पहला पॉइंट क्या कहता है, अमॉन्ग द अल्कली मेटल सोडियम एंड पोटेशियम आर अबंडेंट। सोडियम और पोटेशियम पहली बात कर, जो सोडियम जो होता है अर्थ का मोस्ट अबंडेंट मेटल है, सोडियम पोटेशियम जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, और लिथियम, रुबिडियम और सीजियम लेस अबंडेंट, ठीक है। ये लोग सबसे कम पाए जाते हैं और ये लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। याद रखने वाले पॉइंट है सारी। फ्रेंडशिप की बात करें, हाईली रेडियोएक्टिव है, और जो है इसका जो इट्स सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट का आइसोटॉप लंबे टाइम तक रहता है, 21 मिनट तक जो है तो इसकी हाफ लाइफ है फ्रेंडशिप की, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें सोडियम क्लोराइड की, जो अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम डिजॉल्व होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जनरली क्या देखते हैं हम लोग, पानी में चीनी मिलाते हैं, तो जब चाशनी बना रहे होते हैं तो जो हीट करते जाते हैं, जितना जितना हीट करते हैं उतनी ज़्यादा उसमें चीनी मिलती जाती है। लेकिन नमक के साथ कहानी ऐसी नहीं है, सोडियम क्लोराइड के साथ ऐसी कहानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं करेगी, जैसे शुगर में होती है। शुगर के अंदर कहानी अलग है, सॉल्ट के अंदर कहानी थोड़ी अलग है। अगर एक 70 किलो का आदमी है, ठीक है, अगर एक 70 किलो का आदमी है और तो उसके अंदर आपको 90 ग्राम सोडियम देखने को मिलेगा, 170 ग्राम पोटेशियम देखने को मिलेगा, 5 ग्राम आयरन और 0.6 ग्राम कॉपर। तो आपको याद रखना कि कितना ज़्यादा सोडियम और पोटेशियम जो होता है बॉडी के अंदर मिलता है। सोडियम पोटेशियम पंप में मैंने बात करके थी, ये काफ़ी जगह बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो देख लीजिए कितनी ज़्यादा अमाउंट में आपको सोडियम और पोटेशियम देखने को जनरली मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जनरल पॉइंट्स की, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी, अगर एक अडल्ट आदमी देख रहे हैं उसमें 25 ग्राम आपको, ह्यूमन अडल्ट आप देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको 25 ग्राम मैग्नीशियम देखने को मिल ही जाएगा आदमी के अंदर, ठीक है। 25 ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है, 1200 ग्राम कैल्शियम, बिल्कुल कैल्शियम की हड्डियाँ बनी हुई हैं सारी, ठीक है। और उसमें अगर आप हड्डियों में कैल्शियम देखेंगे तो जनरली 1200 ग्राम तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब 5 ग्राम आयरन देखने को मिलता है, ये बात पहले भी कर चुके, 5 ग्राम आयरन देखने को मिलता है, और 0.6 ग्राम कॉपर। खैर ये कॉपर और आयरन की बात तो पहले भी हो चुकी थी, बस इतना याद है कि सोडियम 90 ग्राम, पोटेशियम 70 ग्राम, सबसे ज़्यादा मिलता है कैल्शियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, और फिर आपको मिलता है मैग्नीशियम। ऐसे तो आपको याद रखना नहीं है, पर अगर आप इस ऑर्डर से याद रख सकते तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि नीट में ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं, पर आने के चांसेस हैं बिल्कुल, एनसीईआरटी की लाइन है तो इंपॉर्टेंट तो है अपने रूप में ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कैल्शियम के कंपाउंड्स की, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं, कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर हाफ H2O है तो इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं, जो जनरली घर में यूज़ होती है पीओपी, ठीक है। और अगर उसका 2H2O है तो उसे जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। सीमेंट में अगर मिक्सचर की बात करें तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है सीमेंट के अंदर, आपको सिलिका के साथ आपको कुछ ऑक्साइड मिल जाएंगे जो कि एल्यूमिनियम, Fe और Mg के होंगे, ठीक है। और थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर ले अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को MgOH2 को यदि आप क्या करें, उसे अगर वाटर में डालते हैं तो वो मैग्नीशियम का थोड़ा वाइट कलर का एक सॉल्यूशन सा मिल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। ये जनरल पॉइंट्स है, एक बार उस पढ़ लीजिए, आपको पेपर से पहले आपको याद ही रहेगा ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए कैल्शियम उसके कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। Another name of calcium oxide is quicklime. Calcium oxide is prepared on a commercial scale in a rotary kiln by heating limestone at 1070 to 1270 Kelvin. Calcium oxide is a white amorphous solid. It has a melting point of 2870 Kelvin. On exposure to atmosphere, it absorbs moisture and carbon dioxide. Calcium hydroxide. Another name of calcium hydroxide is slaked lime.
When water is added to quicklime, then slake lime is obtained. It is a white amorphous powder. It is sparingly soluble in water. The aqueous solution is known as lime water, and a suspension of slake lime in water is known as milk of lime. Milk of lime reacts with chlorine to form hypochlorite, a constituent of bleaching powder. Plaster of Paris and cement. Plaster of Paris, calcium sulfate. Plaster is a building material used for coating walls and ceilings. It is mixed with water to form a paste which liberates heat and then hardens. Plaster of Paris is produced by heating gypsum to about 150 degrees Celsius. When the dry plaster powder is mixed with water, it reforms into gypsum. If gypsum is heated above 200 degrees Celsius, anhydrite is formed, which will also reform as gypsum if mixed with water. Cement. Cement is a fine powder produced by grinding Portland cement clinker, more than 90%, a limited amount of calcium sulfate, and up to 5% minor constituents. Portland cement clinker is a hydraulic material which shall consist of at least 2/3 by mass of calcium silicates, the remainder consisting of aluminium and iron-containing clinker phases and other compounds. The ratio of CaO to SiO2 shall not be less than 2. The magnesium oxide content shall not exceed 5% by mass. Cement sets when mixed with water by way of a complex series of chemical reactions. The different constituents slowly crystallize, and the interlocking of their crystals gives cement its strength. Gypsum is added to cement to increase the setting time. Biological importance of magnesium and calcium. Magnesium is essential to all organisms. It is an integral part of chlorophyll, the green pigment in plants responsible for photosynthetic reaction. Its deficiency in plants is characterized by yellowing of leaves. A typical adult human being requires about 200 to 300 mg of magnesium daily. Calcium is also an essential element for all organisms. It forms solid skeletal materials such as bones and acts as trigger for muscular contraction and the release of hormones. Calcium is relatively harmless, however, excess amount may cause deficiencies of other elements such as iron. Did you know? Sodium is a silvery white metal that is soft enough to be cut with a knife at room temperature. Francium was the last element discovered in nature, and it is extremely rare. Scientists predict that only 20 to 30 grams of it exists on Earth. Radium is used in cancer treatment because it conducts radioactive waves. The most abundant element in the universe is hydrogen, which makes up about 3/4 of all matter. Summary. Let's summarize what we have learned. The metal lithium, sodium, potassium, rubidium, caesium, and francium, which belong to group 1, are called alkali metals. The elements of group 2 are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. All the alkali metals have one valence electron. The loosely held s electron in the outermost valence shell makes them the most electropositive metals. Lithium is least reactive but the strongest reducing agent among all the alkali metals. Potassium is an important enzyme activator and plays an important role in nerve action and cardiac function. The alkaline earth metals have 2 electrons in the s orbital of the valence shell and are predominantly ionic. All alkali metals except beryllium combine with hydrogen upon heating to form their hydrides. Plaster of Paris is mixed with water to form a paste which liberates heat and then hardens. Calcium forms solid skeletal materials such as. चलिए, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अभी तक जितनी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी कैल्शियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में अपने एनिमेशन वीडियो में, उसको एक बार रिवाइज कर लेते सारी चीज़ों को, ठीक है, समराइज करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं CaO को, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका और दूसरा कॉमन नेम क्या है? इसका दूसरा कॉमन नेम है क्विकलाइम, ठीक है। और इसको कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है लाइमस्टोन CaCO3 को जो होता है उसको अगर हम लोग क्या करें, हीट करें रोटेटरी में, और इतनी डिग्री 1170 से 1270 केल्विन पर हीट करें तो हम इसको कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं इसी प्रोसेस से, ठीक है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को क्या होता है, अमोर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी लाइन है तो एक बार उस पढ़ने लायक है। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को पहले जब हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम CO2 से रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आगे हम लोग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बात करने वाले हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड से अगर आपको CaCO3 बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, CO2 से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। और अगर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से अपडेट करवा देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसकी बात हम लोग आगे करने वाले हैं कैल्शियम कंपाउंड के अंदर, ठीक है। और अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, ये रॉ मटेरियल है किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बनाने में ये रॉ मटेरियल है, और डाई स्टफ वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, यूजेज जो है कभी भी नीट नहीं पूछता है, लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन रिएक्शन पर ध्यान दीजिएगा कहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है और प्रिपरेशन कैसे हो रही है चीज़ों की। ये कैल्शियम ऑक्साइड की बात होगी। अब मूव करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अभी हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड हो या
क्विक लाइम हो, उसको अगर हम वाटर से रिएक्ट करवा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम है स्लेक्ट लाइम। ठीक है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को CaO को अगर हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम मिल जाता है। और अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, सॉरी CO2 से रिएक्ट करवाते हैं, तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। सेम वही बात अगर यहाँ पे की जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 को हम लोग अगर क्या करें, एक्वस सॉल्यूशन में डालें, हमने एक पानी लिया, पानी में डाल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, जैसे हम लोग इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर सस्पेंशन तैयार हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे गाढ़ा गाढ़ा तैयार हो जाता है। ठीक है, वाइट वाइट थिक सॉल्यूशन, इस थिक सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम बोल लीजिए, मिल्क ऑफ लाइम जो है आया हुआ है नीट के अंदर, मिल्क ऑफ लाइम बोल लीजिए, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं आप, मिल्क ऑफ लाइम बोल सकते हैं, या सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम बोल सकते हैं। ठीक है, अलग सस्पेंशन है तो ये क्यों नहीं बोलेंगे, मिल्क ऑफ लाइम वर्ड जो आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर CO2 से रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोगों ने CO2 से रिएक्ट करवाया था तो वहाँ भी मिला था कैल्शियम कार्बोनेट। सेम बात अगर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड को भी अगर हम CO2 से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ भी मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की दो प्रोसेस हमको पता चली प्रिपरेशन की, या तो कैल्शियम ऑक्साइड को CO2 से रिएक्ट करवा दीजिए, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से रिएक्ट करवा दीजिए, आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, लेकिन साथ आपको वाटर भी मिलेगा जब आप हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, अगर कैल्शियम ये वाली रिएक्शन है, ये नीट में 2 बार आ चुकी है, क्या है ये, मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट विद क्लोरीन टू हाइपोक्लोराइड कंस्टिट्यूट टू ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर का कैसे प्रोसेस जो बनती है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ में क्वेश्चन आते हैं इससे। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो पहले पानी मिलाया था, हमने मिल्क ऑफ लाइम बनाया, मिल्क ऑफ लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया। जब मिल्क ऑफ लाइम को क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ बनता है CaCl2 और CaOCl2। ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कुछ अलग साइड प्रोडक्ट है ये CaOCl2, इसको आपको याद रखना है, समराइज रखना है इस चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम लोग आगे बात करें, आगे तो जनरली सी बात है कि इसकी जो यूज़ होता है लेकिन ग्लास टैनिंग इंडस्ट्री में कर सकते हैं, इसकी बात हम लोग कर ही चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है हाई क्वालिटी पेपर बनाने के लिए। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेड एंटासिड। ठीक है, टूथपेस्ट, कंस्टिट्यूंट ऑफ च्युइंगम और कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ये तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर ये रिएक्शंस हैं, इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करें, इसको पहले बोलते क्या है इसको, और क्या कह सकते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, CaCO3 बोल सकते हैं। और अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो 2 तरीके हैं, एक तो इसे CaO को करवा दो, CaO करवा दो CO2 से रिएक्ट तो भी ये बन जाता है, और अगर CaOH2 यानी क्या, स्लेक लाइम को अगर CO2 से रिएक्ट करवा दो तो भी बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इट अकर्स नेचर इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ लाइमस्टोन के रूप में ये पाया जाता है नेचर में, मार्बल चौक के रूप में। फिर उसको क्या किया जाता है, ऐसे फ्लफी पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको इजीली। ठीक है, मशीन में डाल कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी इजीली। चलिए, और एक ये है कैल्शियम क्लोराइड, जो पीछे देखा था मैंने ब्लीचिंग पाउडर बनाते हुए देखा था, CaCl2 जो बना था वो प्रोडक्ट, CaCl2 को अगर आप Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं तो भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। साथ में क्या मिलता है, नमक। ठीक है, तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड को CO2 से रिएक्ट कराओ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से रिएक्ट कराओ कैल्शियम कार्बोनेट, और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड को अगर किससे करवा दो, सोडियम कार्बोनेट से करवा दो तो भी आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे नीट के PYQ पे। ठीक है, अब PYQ सॉल्व करते हैं, PYQ तो बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप लो क्वालिटी में देख रहे हैं तो अपनी क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिएगा इस पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो प्रिंट है वो काफ़ी छोटा छोटा सा है PDF में। ठीक है, तो अपने वो है वीडियो क्वालिटी वो इंक्रीज़ कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल आयंस इज लोवेस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट आर पुट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बात की जाए आयनिक मोबिलिटी की, उससे ज़रा आयनिक मोबिलिटी इनमें से किस अल्कली मेटल की लोवेस्ट होगी। अब देखिए, जिसका साइज छोटा होता है, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, जैसे लिथियम की बात कर लेता हूँ, उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, वो क्या करेगा, अपने आसपास बहुत सारे OH आयन को लगा लेगा, और बहुत सारे OH आयन को अपने पास ऐसे जोड़ता जाएगा, जिसके कारण साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण इसके जो मोबिलिटी है बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल, जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बड़ा हो जाएगा, पोलैरिटी कम होती जाएगी, तो वो अपने आसपास आयन को कैप्चर नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा ही रहेगी, लिथियम से तो ज़्यादा ही रहेगी सबकी। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार हमने रिवाइज किया है कि नॉर्मल ऑक्साइड कौन बनाता है, ऑफकोर्सली लिथियम बनाता है। ये सोडियम तो बनाता है क्या, पर ऑक्साइड, और बाकी नीचे क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड, तो इसका आंसर जाएगा लिथियम। इज ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड अल्कली मेटल आयंस ऑन एन आयन एक्सचेंज रेजिन्स फॉलो द ऑर्डर। यानी किसका एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा अगर हम लोग आयन एक्सचेंज में उसमें करते हैं, जिसका साइज छोटा होगा उसका एड्जॉर्प्शन क्या, सरफेस एरिया कम होगा। अब देखिए, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पर भी यहाँ पे क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, इस चैप्टर में डाल दिया है। तो याद रखिएगा, जो एड्जॉर्प्शन होगा आयन एक्सचेंज मेथड में, वहाँ पे जिसका साइज छोटा होगा उसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो इसमें आंसर जाएगा लिथियम का, फिर सोडियम का, हे लीना कर रब से, तो यही आंसर जाना चाहिए भी। ठीक है,
फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं, द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन। मैंने बताया था एक्वस सॉल्यूशन में होता क्या है, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है उसके पास आयंस आके जुड़ जाते हैं, उसका साइज बढ़ जाता है, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। तो सबसे कम किसकी होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए सोडियम की इनमें से, क्योंकि हे लीना कर रब से फरियाद, सबसे कम होनी चाहिए सोडियम की। फिर किसकी होनी चाहिए, कर रब से, यानी डी आंसर जाना चाहिए इसका। ठीक है, तो फोर्थ होगा डी। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा, और इस वाले क्वेश्चन 1998 में आया था क्वेश्चन। अब तो इस टाइप क्वेश्चन जो है नीट नहीं देता है, पर अब भी देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। When a substance A react with water, it produce a combustible gas B, the solution of substance C in water. When another substance D react with solution C, it also produce same gas on warming D. Can produce gas B on reaction and dilute deep golden, impart a deep golden yellow color. जब उसको रूम टेम्परेचर पे गर्म किया गया तो उसने कौन सा जो फ्लेम निकाला, वो गोल्डन येलो कलर का फ्लेम निकाला। अब आप एक बात बता दीजिए, गोल्डन येलो कलर का फ्लेम कौन सा एलिमेंट देता था। इतना बड़ा क्वेश्चन इतनी सी बात से सॉल्व हो जाएगा केवल, कि कौन सा था जो गोल्डन येलो कलर का कलर इंपार्ट करता है। सोडियम, सोडियम एक ही ऑप्शन है, इसका आंसर सी है। ठीक है, देखिए इतना लंबा सवाल केवल इतनी सी बात से सॉल्व हो जाता है। गोल्डन येलो कलर तो कौन सा जो कलर है, कौन सा अल्कली मेटल है जो अलग अलग फ्लेम में अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। लिथियम करता है क्रिम्सन रेड, सोडियम करता है गोल्डन येलो। तो यहीं पे सवाल ही खत्म हो जाता है अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली होती कि कौन सा करता है। ठीक है, सोडियम। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड एज द एटॉमिक नंबर राइजेस। अब अल्कली मेटल की बात हो रही है, अल्कली मेटल में हम लोग जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। देखिए सीधी सी बात है, रेडियस तो बढ़ता ही बढ़ता है कि नहीं। डाउन द ग्रुप जाएंगे रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और डाउन द ग्रुप जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, तो आंसर तो यही है। ठीक है, सवाल तो यही खत्म हो जाता है कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो क्या होता है, उसकी जो रेडियस है वो लगातार इंक्रीज करती जाती है, यही तो बात है। अगला क्वेश्चन, इन द केस ऑफ अल्कली मेटल द कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। अगर बात करें कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमको एक ट्रिक पता है CSC, क्योंकि मैंने पढ़ा रखी है पहले ही आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, कोवलेंट स्मॉल कटायन लार्ज अनायन। ठीक है, तो यहाँ कटायन तो सेम ही है, सब में M है, और अनायन क्या है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो अगर जिसका लार्ज अनायन होगा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो उसमें सबसे लार्ज कौन सा है, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कौन होगा, Mi, फिर MBr, फिर MCl और फिर MF। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें, सी। द अल्कली मेटल फॉर्म्स सॉल्ट हाइड्राइड बाय द डायरेक्ट सिंथेसिस एट एलिवेटेड टेम्परेचर, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड डिक्रीज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही है अलोंग इनके अमोंग इनमें से NaH, LiH, KH, RBH, CH, मतलब गेलिना कर सबसे फरियाद वाली कहानी है फिर से, उनका हाइड्राइड है। तो हाइड्राइड का वैसे भी हमको पता है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी तो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल। दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं कि इनमें से कौन सबसे बेस्ट है, तो देखिए एक तरीका तो ये है कि जहाँ साइज का डिफरेंस ज़्यादा होगा, जैसे हाइड्रोजन और CS के बीच में, तो उनका बॉन्ड होगा वीक, बॉन्ड वीक होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट होगा कम। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर जाएगा बी। ठीक है, एक तरीका तो ये सॉल्व करने का, और दूसरा फाई का तरीका, ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग बताया, फाई का तरीका पोलैरिटी वाला, इससे भी आप देख सकते हैं ट्राई करके, इससे भी आंसर सही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, विच कंपाउंड विल शो हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, लेटेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। देखिए यहाँ पर सब में F है और अल्कली मेटल है, इट मीन चार्ज तो सबका सेम, सब पे +1 चार्ज होगा अल्कली मेटल पे। साइज की बात करें तो हे लीना कर से फरियाद, जिसका साइज ज़्यादा होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, यानी जिसका साइज कम होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। तो साइज सबसे कम किसका है, Na, हे लीना कर से फरियाद, तो Na का सबसे छोटा साइज है, तो इसका आंसर जाएगा C। ठीक है, अब मूव करते हैं कुछ एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल क्लोराइड फॉर्म द डाईहाइड्रेट सॉल्ट इजीली, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। लिथियम क्लोराइड जो होता है बहुत इजीली ये मेटल क्लोराइड सॉल्ट बनाता है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम का क्वेश्चन, क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइट सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। देखिए ये भी ब्राइट क्वेश्चन हमारे नोट से आया। क्लोराइड में ये देखिए क्वेश्चन 11 क्या है, क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ब्राइन सॉल्यूशन में नहीं पाई जाती, MgSO4 नहीं पाई जाती, बाकी सारे तो Na2SO4, CaSO4, MgCl2 सब पाई जाती है, इसका आंसर जाएगा ए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 16 क्वेश्चन पे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आज क्वेश्चन ऑफ देम। ठीक है, एक बार अब नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अब नहीं थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसका आंसर जाएगा बी। उसके बाद ये क्वेश्चन आया, देखिए यहाँ पर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम 2022 में आया, 2020 में आया सॉरी। द फॉलोइंग मेटल एंड एक्टिवेट मेनी एंजाइम पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP विद सोडियम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं अपनी एनिमेशन वीडियो में। पोटेशियम था जो कि नर्व सिग्नल में हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पंप इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ओपनिंग ऑफ ईच एंड एवरी सेल एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट आयंस आल्सो कंसीडर। हमको पता है सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो यहाँ पर सोडियम का कौन सा होगा, पोटेशियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
मैग्नीशियम रिएक्ट विद एलिमेंट एक्स टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड इफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर्मूला ऑफ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है किस तरह से किए जाते हैं, समझिए आप बात को। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किसका आता है, डेटा मांगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं एलिमेंट का जानने के लिए। हमको पता है मैग्नीशियम जो होता है वो क्या चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहता है, तो यानी अगर इसको इस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली जो आती है +2 की आती है, ठीक है। और जो हमारा जो ये कॉन्फिगरेशन दी हुई है तो नाइट्रोजन की दी हुई है 1s2 2s2 2p3, यानी नाइट्रोजन पे कितना होगा -3, ठीक है। और अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा Mg3n2, ये हो जाएगा यानी x2, सॉरी Mg3x2, देखिए कौन सा है इसका आ जाएगा डी, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम मे बी रिटर्न एज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है ही नहीं एक्चुअली, बट फिर भी यहाँ पे दे रखे हैं तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1s2 2s2 2p6 3s2, 20 नंबर होता है ना एटॉमिक कैल्शियम का, तो 3s2 3p6 इतना हो गया 18, 2 4 10 2 12 और 6 18, 18 किसका होता है, आर्गन का। इसके बाद आएगा 4s2 यानी आर्गन 4s2, बी जाएगा इसका आंसर। कंपेयर विद द अल्कलाइन अर्थ मेटल द अल्कली मेटल एग्जिबिट। अब ये बात की जाए कि अगर अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपैरिजन किया जाए तो किसमें ये चीज़ जो है डिफरेंट, इसका मतलब अल्कली मेटल जो है, अल्कली मेटल कहाँ पे डिफरेंट है। अल्कली मेटल का साइज की बात की जाए अल्कलाइन अर्थ मेटल के हिसाब से तो इसका साइज ज़्यादा होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो होता है वो साइज डिक्रीज करता है, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज जो होगा वो कम होगा अल्कली मेटल से। तो यहाँ अल्कली मेटल के हिसाब से देखना है हम लोग को, तो अल्कली मेटल का स्मॉलर आयनिक रेडियस होता है, नहीं गलत बात है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, नहीं, इधर सीधा जाने पे लेफ्ट टू राइट जाने पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, ये तो हाईएस्ट बोल रहा है, ये भी गलत है। ग्रेटर हार्डनेस, नहीं इसमें भी नहीं है। हाँ लोअर आयनेशन एनर्जी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, तो क्या कहते हैं जब साइज डिक्रीज करता है, सॉरी साइज डिक्रीज करता है, यानी जो अल्कली मेटल है उसकी आयनेशन एंथैल्पी जो होगी कम होगी एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसका आंसर जाएगा डी 21 का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज, किसका साइज स्मॉलेस्ट होगा, सोचिए देखिए, लिथियम Mg और सोडियम और सॉरी लिथियम Be और सोडियम Mg, बेटा मांगे हेलिना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, पहले टॉप टू बॉटम साइज जाना पड़ता है, तो इन दोनों का साइज तो बड़ा ही होगा। अब बचे लिथियम और बेरिलियम, तो अब अगर बेरिलियम की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, साइज जो होता है डिक्रीज करता है, इनसे तो छोटा होगा बेरिलियम, तो इसका आंसर जाने वाला है सी 22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CaCl2 MgCl2 जब HCl में डाला जाएगा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, क्रूड ब्राइट सॉल्यूशन के अंदर पाए जाते हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये HCl में बहुत इजीली डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन NaCl जो है वो डिजोल्व नहीं होगा, तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा बी, ओनली NaCl ही है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में वहाँ पे आपको मिलेगा। आगे अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, तो इसके लिए ट्रिक क्या थी, जनाबे आली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, देख लो कौन सा है, Be है यहाँ पर, तो ये रहा एम्फोटेरिक, ठीक है। अमॉन्ग द CaH2 BeH2 BaH2 द ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर स्कूटर बाप राजू, वो है सारे सारे। अब देखिए जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे साइज जो है कटायन का बढ़ता जाएगा, यानी कोवलेंट करेक्टर घटता जाएगा, आयनिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, बाप यानी Ba, फिर कैल्शियम, फिर Be, इसका आंसर जाएगा ए, ठीक है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कटायन का तो उसकी आयनिक करेक्टर जो है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ऑन द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट इजीली, सबको पता है कौन सबसे इजीली, CaCO3, CaCO3 तो है ही, लेकिन सबसे इजीली अगर बात कर दी जाए आपको तो आपको याद रखना है MgCO3, ये मैग्नीशियम की खासियत होती है, रिएक्शन में मोस्ट इजीली CO2 रिलीज करता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, रिमेंबर पॉइंट है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर डिक्रीज इन द सीक्वेंस, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सॉल्युबिलिटी 2 करेक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो हाइड्रेशन एनर्जी और एक लैटिस एनर्जी, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, और जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। अब दिक्कत क्या है, हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी जब कंपेयर करते हैं तो इसका भी सेम ही होता है, चार्ज बाई साइज, और इसकी भी सेम बात होती है, चार्ज बाई साइज। अब प्रॉब्लम क्या है कि साइज जब बढ़ेगा तो हाइड्रेशन भी बढ़ेगा, सॉरी जब चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन भी घटेगा, लैटिस भी घटेगा, तो सॉल्युबिलिटी हम किसी एक फैक्टर के हिसाब से ले सकते हैं, है ना। तो देखिए जब सल्फेट और कार्बोनेट ये वाली जब कंडीशन आती है, इन सब कंडीशन में जो होता है, तो यहाँ पर जब होता है सल्फेट और कार्बोनेट में CO3, ठीक है, कार्बोनेट जब भी ये होता है, यहाँ जहाँ पर कटायन और अनायन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, वहाँ पर जो है हाइड्रेशन एनर्जी जो है डोमिनेट करती है, हमें आंसर जो होता है सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग देखनी पड़ती है, अदरवाइज हम लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से आंसर देखते हैं। अब देखिए साइज बढ़ रहा है, बेटा मांगे का स्कूटर बाप, तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, साइज छोटा होगा, यानी मांगे क्या होगा, फिर कार, फिर स्कूटर, फिर बाप, यानी सी आंसर का करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट,
लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस कंपाउंड का होगा। तो मतलब यहाँ में मेल्टिंग पॉइंट देखना है, तो सीधी बात ये है कि जिसका आयनिक करेक्टर ज़्यादा होता है, जिसका आयनिक करेक्टर ज़्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इनमें से आयनिक करेक्टर ज़्यादा किसका है। अब देखिए आयनिक करेक्टर की हम लोग बात कर देते हैं। एक तो कैल्शियम है और अदर जो है वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों हैं। ठीक है, अब एक बात को समझिए आप, कैल्शियम के साथ क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, यानी हेलोजेंस है। अब हेलोजेंस के होने से क्या हो जाएगा, हमको पता है ट्रिक, कोवलेंट स्मॉल कटायन, कटायन तो सेम ही है, लार्ज अनायन। अगर लार्ज अनायन हो जाएगा तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, और अगर स्मॉल अनायन होगा तो आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है, CaF2। सही बात कहा मैंने, सबसे ज़्यादा आयनिक ये है, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, तो सबसे कम किसका होगा, CaI2 का। तो यही आपसे पूछा गया, सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, CaI2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट द हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन द लैटिस एनर्जी। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब सल्फेट की बात आ जाती है तो क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर जाती है। हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर जाएगी तो यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चार्ज बाई साइज। इट मीन चार्ज आपका सेम ही सल्फेट और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो साइज जिसका बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, यानी जिसका सबसे छोटा साइज होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। यहाँ सबसे बड़ा छोटा साइज जिसका है, बेटा मांगे का स्कूटर, तो बेटा का बी होगा इसका आंसर, बी 104। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पर ऑक्साइड। मैंने पहले बता रखा था, O2 पे अगर -1 आ जाए सुपर ऑक्साइड, O2 पे अगर -2 आ जाए तो पर ऑक्साइड, अगर O पे -2 आ जाए तो नॉर्मल ऑक्साइड। अब देख लीजिए यहाँ पर O2 है सारी कंडीशन में, ये फर्स्ट है अल्कली मेटल का है तो +1 आएगा, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का है तो O2 पे -2 जाएगा, यानी यही है सुपर ऑक्साइड अपना, सॉरी पर ऑक्साइड अपना। तो फोर्थ का आ जाएगा बी, 30 का बी आ जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के साथ क्या क्या बढ़ता जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर सल्फेट। अब देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल की ना, तो BeMg, कार, स्कूटर। ठीक है, अब ऐसे समझ लेते हैं, डाउन द ग्रुप जा रहा है, अल्कली मेटल बढ़ रहा है, तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है, पहले ये देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है ना, तो ये तो आंसर नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट रही है, तो ये भी आंसर नहीं जाएगा। अब बात करते हैं सल्फेट की और हाइड्रोक्साइड की वाटर में। देखिए जब सल्फेट होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर जाएगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर जाएगी इस कंडीशन में, सल्फेट और कार्बोनेट कंडीशन बताई थी मैंने आपको। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी, यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो घटेगी। तो सल्फेट की केस में एटॉमिक नंबर बढ़ने पर जो होता है हाइड्रोजन एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो ये क्या कह रहा है कि इंक्रीज प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर, तो ये भी आंसर नहीं जाने वाला, कि साइज बढ़ने पर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो हाइड्रोक्साइड वाली कहानी सही जाएगी क्योंकि इसमें लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी, तो ए आंसर तो सही है 31 का। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है तो आप जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको क्या कीजिए, एलिमिनेट कीजिए। अगला आगे क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से कौन सा है जो ऑक्साइड जो है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला। देखिए ये क्वेश्चन है काफ़ी ट्रिकी। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कैल्शियम ऑक्साइड से, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इनमें से कौन सा रिएक्ट नहीं करने वाला, जो फॉलोइंग नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट। अब देखिए सोडियम ऑक्साइड पहले हाइड्रोक्साइड है क्या, हमको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बहुत तगड़े बेसिक होते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। तो बेस कभी बेस से रिएक्ट करेगा क्या, नहीं, बेस में से एसिड से करेगा और थोड़ा बहुत एम्फोटेरिक से भी कर सकता है। तो BE से जनाब वाली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, इससे कर जाएगा। और ऑक्साइड का मैंने क्या ट्रिक बताई थी, MOB, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, तो मेटल से जब भी ऑक्साइड होगा वो बेसिक ही होगा, तो ये कैल्शियम से ऑक्साइड है, बेसिक होगा। B2O3 ये भी जो है B2O3 ये क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, इससे जो होगा वो रिएक्ट कर जाएगा। पर क्या कभी CaO से रिएक्ट करेगा क्या, क्योंकि मेटल ऑक्साइड तो बेसिक होता है, इसका तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा ना, CaO ही आंसर जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ गया तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। अब इन सब में क्या क्या दे रखा है, K2CO3, MgCO3, CaCO3 और BeCO3। तो ये जो सब हैं इनमें देखिए, एक तो K2CO3 है, MgCO3 है, BeCO3 है और क्या है, कैल्शियम। तो थोड़ा ऑर्डर सेट कर दें, बेटा मांगे का, और ये कौन सा है, ए ली ना कर। ठीक है, तो हमको पता है जो थर्मल स्टेबिलिटी क्वेश्चन है हम लोग फाई से करते हैं। फाई क्या होता है, चार्ज बाई साइज। तो साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, फाई, साइज बढ़ेगा तो फाई घटेगा, फाई घटेगा और थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फाई और थर्मल स्टेबिलिटी जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऑफकोर्सली जब साइज बढ़ेगा तो फाई घटेगा और फाई घटेगा थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इट मीन जब साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर साइज तो कैल्शियम का है। ठीक है, और दूसरी बात अगर बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम भी बराबर की साइज का है लगभग, लेकिन अगर इन दोनों में साइज की मैं बात कर लूँ तो कौन बड़ा होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा साइज होगा के का,
तो K2CO3, फिर CaCO3, फिर MgCO3 और फिर होगा BeCO3। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, ये होगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन लैटिस एनर्जी? आप बताएं इनमें से कौन सी कंडीशन में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी के मुकाबले? तो हमको पता है हाइड्रेशन एनर्जी सल्फेट की कंडीशन डोमिनेट करके चेक करने के लिए, और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती जाती है? हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो साइज की क्या होती है? इन्वर्सली होती है। तो जिसका सबसे साइज छोटा होगा उसमें हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इनमें सबसे साइज छोटा किसका? बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो राजी भी है, बाप भी है और स्कूटर भी मांगे। तो इसका आंसर जाएगा ए। 34 का क्या आंसर जाएगा? ए। ओके, अगला क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर सल्फेट डाउन द Be ग्रुप टू द Ba, दिस इज ड्यू टू। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्यों सॉल्युबिलिटी जो सल्फेट्स की होती है डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो करती है? डिक्रीज कर जाती है। हमको पता है इसका कारण क्या है कि सॉल्युबिलिटी जब होती है सल्फेट कंडीशन में हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी में क्या होता है? साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी। ठीक है, तो क्या उसमें डिक्रीज लैटिस एनर्जी कारण सॉल्युबिलिटी घट जाती है? क्योंकि एनर्जी वर्क ही नहीं कर रही लैटिस एनर्जी। तो ये आंसर तो नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट क्या कहते हैं वहाँ पे वर्क करता है क्या? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं सॉल्युबिलिटी का। मॉलिक्यूलर वेट का कोई फर्क पड़ता है क्या? मॉलिक्यूलर वेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर सही है, हाई हीट ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू स्मॉलर डाइक आयन ब्रेलियम। अब देखिए ये चीज़ जो है ये अब एनसीईआरटी से हट चुकी है पॉइंट, लेकिन 1985 में आया हुआ। ठीक है, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे अगर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते थे। एलिमिनेशन मेथड काफ़ी क्वेश्चन करवा देता है जो आपको नहीं भी आ रहे हो। ठीक है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, इन कॉन्टेक्स्ट विद बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए इस क्वेश्चन में अभी कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझ नहीं है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से ये भी सही हो सकता है हमारा। देखिए पहला पॉइंट क्या है? इट इज रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड, इसके बारे में नहीं मालूम ज़्यादा। इट फॉर्म Be2C, इसके बारे में आपको नहीं पता है क्योंकि पॉइंट हट चुके हैं अभी। पर ये वाला जो पॉइंट है जैसे 2016 में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, इट्स सॉल्ट रियरली हाइड्रोलाइज, ये बात हम लोग देखें यहाँ पर कॉन्सेप्ट पकड़ सकते हैं हाइड्रोलाइज। ठीक है, क्या हमको नहीं पता हाइड्रोलाइज क्या चीज़ सॉल्युबल क्या नहीं, सॉल्युबिलिटी हम देख सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग चेक करते हैं क्या ये सही है क्या गलत है। तो हमको पता है सॉल्युबिलिटी अगर सॉल्ट की बात कर रहे हैं बेरिलियम का, बेरिलियम का बनेगा तो कार्बोनेट या सल्फेट, तो वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगी। हाइड्रेशन एनर्जी जब डोमिनेट करेगी तो सब साइज बढ़ता है, उनमें साइज, तो साइज बढ़ने से क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी घटती है तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। लेकिन अगर साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत इजीली हाइड्रोलाइज होगा। ये कह रहे हैं रेयरली हाइड्रोलाइज, ये बात तो एकदम ही गलत है। इजीली हाइड्रोलाइज होगा, रेयरली थोड़ी होगा। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन आ गया, द सस्पेंशन ऑफ स्लैक लाइन इन वाटर इज नोन एज व्हाट? ये बात हमको पता है, क्या बोलते हैं उसे? जो सस्पेंशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ लाइन। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन रिएक्शन ऑफ द नाइट्रोजन विद Ca। देखिए ये वाला रिएक्शन भी आपको याद है, ये हमने करवाया था वहाँ पर जब अपनी एनिमेशन वीडियो में। Ca जब CaCO2 जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन तो क्या बनेगा? तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, CaC2 प्लस N2 जब रिएक्ट करता है तो बनता है CaCN का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका आंसर C40। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग एक्शन? हमको पता है इस सवाल का आंसर, हमने ब्लीचिंग वाला रिएक्शन करवा रखी ऑलरेडी। तो पता है वहाँ पे क्या क्या बनता था? जब कैल्शियम ऑक्साइड वाली जो हमने हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन करवाई वहाँ बनता था CaOCl2, यही एक्टिव एजेंट होता है वहाँ पर। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन से याद है जो मैंने बताई थी तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है मेंस 2011 का, तो इसमें कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है, कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पर हम लोग दो चीज़ तो बताइए, एक तो जिप्सम हमको पता है क्या होता है, और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने को पता है क्या होता है। अगर उस बेस पे हमें आंसर मिल जाए तो ठीक है, बाकी एप्सोनाइट और काइसराइट ये हट चुके हैं दोनों। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4.12H2 यानी फर्स्ट का तो जाएगा सेकंड, और जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2 यानी फर्स्ट का सेकंड और फोर्थ का 1, डी का 1। फर्स्ट का सेकंड इसमें है, यही आंसर जाने वाला है। ऐसे ही मिल गया आंसर, फर्स्ट का सेकंड केवल एक ही में, तो इसका आ जाएगा 42 का बी। फर्स्ट का सेकंड और डी का 1। बाकी इन दोनों का आप देख लीजिए क्या होता है। एप्सोमाइट ये होता है बी का 3, Mg4SO4.7H2 और ये होता है कैसराइट MgSO4.H2। हालांकि ये पेपर में आएगा नहीं, पहले आता था अब नहीं आया, क्योंकि एक बार गेस करके फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर अल्कलाइन अर्थ मेटल एज अ को फैक्टर M इज। तो ATP की ट्रांसफर के लिए कौन सा जो को फैक्टर का यूज होता है? तो वो है मैग्नीशियम। ठीक है, ये बात हम लोग बता चुके हैं अपने लेक्चर में। ठीक है, तो जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कैल्शियम आयन नॉट इंपॉर्टेंट टू मेंटेनिंग द रेगुलर हार्टबीट, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम का यूज में होता है। मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट ग्रीन पार्ट, बिल्कुल सही बात है। Mg+2 आयंस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ATP, बिल्कुल सही। और कार्बन, देख कार्बन ब्लड क्लॉटिंग करता है, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीशियम ग्रीन पार्ट में मिलता है, बिल्कुल सही।
और मैग्नीशियम एटीपी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, ये भी सही है। लेकिन कैल्शियम कभी भी हार्ट बीट में काम में नहीं आता है, तो फिर इसका फॉल्स स्टेटमेंट तो यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम होता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये सारी बातें बता चुके हम लोग अपनी एनिमेशन वीडियो में। अब ये है लेटेस्ट ट्रेंड क्वेश्चन 2021, 22 और 23 के, बहुत ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन। अब जो है नीट किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। Among the following alkaline earth metal halide, one which is covalent and soluble in organic solvent, इनमें से कौन सा, पहली बात तो कोवलेंट है और सॉल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो हमको कोवलेंट देखना है। कोवलेंट का क्या था ट्रिक, कोवलेंट स्मॉल कटायन, ये ट्रिक पकड़े चलिए। तो कोवलेंट स्मॉल कटायन की बात करें तो यहाँ पे बेटा मांगे का स्कूटर बाप राजी, तो सबसे ज़्यादा तो स्मॉल कटायन कौन सा होगा, बेरिलियम होगा, बी होगा, तो इसका आंसर जाएगा डी, बेरिलियम क्लोराइड। बाकी सब तो क्लोराइड है और सबके बड़े बड़े हैं, तो जो सबसे छोटा कटायन होगा वही आंसर जाएगा, बेरिलियम क्लोराइड। उसके बाद अगर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इज सॉलिड स्टेट एंड इन वेपर फेज। तो सॉलिड स्टेट में तो चेन बन जाती है, बहुत सारे बेरिलियम क्लोराइड जो होते हैं, बी जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट बन जाता है, और इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होने के कारण बहुत सारी बड़ी चेन बना लेता है सॉलिड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में डायमर बनाता है, ठीक है। ये भी बात हम लोगों ने अपने एनिमेशन वीडियो में बताई है। In which of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the properties of indicated it। अब देखिए इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। देखिए HF, HCl, HBr, HI, देखिए हाइड्रोजन और हेलोजन है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है यहाँ पर, तो पहली बात तो एकदम सही है कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं नॉन मेटल्स में, तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। दूसरी बात भी सेम है, उससे टीको वाला हमने डाल रखा है यहाँ पर H2O, H2S, H2SC और H2T, लेकिन ये कह रहा है इंक्रीजिंग पीके हो रहा है, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो पीके की वैल्यू घटती है, तो यहाँ डिक्रीजिंग पीके होना चाहिए, इंक्रीजिंग बता रहा है, तो ये आंसर जो है इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो बी आंसर जाएगा इसका। अगला सवाल है, गिवन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड सेकंड, असर्शन रीजन आ गया। असर्शन है मेटेलिक सोडियम डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिवन डी ब्लू सॉल्यूशन, जो तो फॉलोइंग पैरामेग्नेटिक, पूरी बात सही है एकदम, हमने बात की थी इसकी पहले भी, जो सोडियम को होता है लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो डीप ब्लू कलर देता है, और जो डीप ब्लू कलर जो मिलता है उसका कारण क्या होता है, अमाइड कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसका आंसर जाएगा फोर्थ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड कैल्शियम इज अ कोफैक्टर, ये बात तो सही नहीं है, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। बोन ऑफ ह्यूमन इज इनर्ट, इनर्ट नहीं होती है। मैग्नीशियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, नहीं। सोडियम और पोटेशियम होता है, ये भी नहीं है। और डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी 0.2 to 0.3 ग्राम, बिल्कुल सही बात है, उसका आंसर जाएगा फोर्थ। अगला, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म द फॉलोइंग, अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, सही है, अल्कली मेटल रिएक्ट करता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KOH के साथ अगर बनाते तो +4, अगर आप कैलकुलेट करेंगे रेड ऑक्सीडेशन के हिसाब से तो ये आंसर सही बैठेगा, लेकिन ये एक्चुअली में सही नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि K2 बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में O2 पे क्या चार्ज होता है -1, यहाँ पे K पे क्या चार्ज होना चाहिए +1, ये +4 बोल रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट है, आंसर तो यही है। पर अगर हमको ये बात नहीं पता चलती तो हम और अगला ऑप्शन देखिए, आयनिस एंथैल्पी अल्कली मेटल डिक्रीज टॉप टू बॉटम, बिल्कुल साइज बढ़ रहा है तो आयनिस एंथैल्पी घटती जा रही है, बिल्कुल सही बात है। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग अल्कली मेटल, ये बात भी सही है, तो इनकरेक्ट यही होगा। अगर आप इनकरेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे थे तो आपको सही 3 तो मिल ही जाते, ठीक है। अगला आ गया कि हमें मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो CS और फोटो इलेक्ट्रिक सेल, पहली बात तो ये, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो यही देख लेते हैं, CS और डी का 4 किसमें, डी का 4 एक ही में, तो इसका आंसर जाएगा 4, ठीक है। होप आपको सारे क्वेश्चन जो है अब तक समझ में आए होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये एनिमेशन वीडियोज़ हैं वो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपको सही लगी तो मैं अगले वाली वीडियो में ऐसे प्रमोट करूँगा, अदरवाइज मैं इसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।